स्वागत है आप सभी का दी आयुर्वेदिक एकेडमी में और बीएमएस लर्निंग पार्टनर। आज से जो है हम अपना शल्य तंत्र पेपर 1 का चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं अपने एनसीआईएसएम सिलेबस का। दैट इज यंत्र एंड शस्त्र के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि शल्य क्या होता है, शल्य तंत्र की परिभाषा क्या होती है, क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या है, इन सबको हमने डिटेल में कवर कर लिया था। अब लास्ट लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट बताया शल्य, ठीक है, सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से सुन लो। शल्य का मैंने मतलब बताया था कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, क्या कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आपकी शरीर में क्या उत्पन्न करे, बाधा उत्पन्न करे या शरीर में वेदना उत्पन्न करे या पीड़ा उत्पन्न करे, उसको अपन एक तरह से क्या बोल रहे थे, वो शल्य है। जैसे कि मैंने आपके बताया था, आप हो, आपकी बॉडी में या आपके हाथ में क्या है, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आकर घुस जाता है, कंकड़ हो गया, पत्थर हो गया, ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है, चाहे आयरन रॉड आकर घुस गई, वो सब क्या है, वो एक तरह से शल्य का काम करेंगी। क्यों? क्योंकि अगर आपकी बॉडी में आयरन रॉड आके घुस जाएगी तो वो आपकी बॉडी में एक बाधा उत्पन्न करेगी, एक पीड़ा उत्पन्न करेगी, तो उसको अपन क्या बोल रहे थे, शल्य। ठीक है, अब शल्य जो था साथ में कोई ना कोई मानसिक शल्य भी हो सकता है। आपको कोई ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा हो गया, ठीक है, आपको किसी ने बुरा भला कह दिया, आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको धोखा दे दिया या आपकी वाइफ आपको छोड़ के चली गई, कुछ भी कह सकते हो अपन, तो वो क्या है, वो भी एक तरह से शल्य का काम करेगा। ठीक है, लेकिन ये जो मानसिक शल्य होते हैं वो कैसे होते हैं, आदृश्य होते हैं, तो इनको निकालने के लिए जो यंत्र और शस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो आपके जो कैसे हैं, जो आपके भौतिक, जो फिजिकली आपके बॉडी के अंदर घुसा है जाके, जो अपन शल्य की बात करें तो उनके निवारण के लिए, उनके एक्सट्रैक्शन के लिए जिन चीज़ों की या जिन उपायों की आवश्यकता होती है उन्हीं को अपन एक तरह से क्या बोलते हैं, यंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो यंत्र क्या है, यंत्र का सिंपल सा मतलब है शल्य को निकालने के लिए जिन वस्तु आदि की या जिन उपायों का उपयोग किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं यंत्र। ठीक है, इतनी बात ध्यान रख लेना। ठीक है, साथ ही में आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि यंत्र और शस्त्र में एक्चुअली में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, दोनों चीज़ों को अलग अलग पढ़ेंगे। यंत्र की संख्या अलग है, यंत्र के दोष अलग होते हैं, यंत्र के गुण अलग होते हैं, वहीं पे शस्त्र की संख्या अलग है और शस्त्रों के गुण भी अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि अभी बेसिक मतलब समझ में आया होगा, यानी कि आपकी बॉडी में अगर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आके घुस जाता है, चाहे आपके बॉडी में कोई आउटग्रोथ हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, अगर उसको एक्सट्रैक्ट करना है, उसको काटना है, उसको बाहर निकालना है, तो किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो है अपने यंत्र। ठीक है, तो यहाँ पे एक परिभाषा दे रखी है कि क्या परिभाषा है यंत्र की, वो है तत्र मन शरीर बाधा कारणी शल्यानि तेषा हरण उपायो यंत्राणी, यानी कि मन और शरीर में बाधा जो पहुंचाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, शल्य। ठीक है, अब उनके हरण के लिए या उनके बाहर निकालने के लिए जिन चीज़ों का उपयोग किया जाता है उनको अपन क्या बोलते हैं, उनको अपन यंत्र कहते हैं। ठीक है, समझ में आया, यानी कि जो मन और शरीर को क्या करता हो, बाधा या कष्ट पहुंचाए, उसे अपन क्या कह रहे थे, शल्य कह रहे थे। ठीक है, अब उनको क्या करना है, उसको बाहर निकालने के लिए जो उपाय या साधन की आवश्यकता होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं यंत्र। ठीक है, इतनी बात ध्यान रख लेनी है। ठीक है, अब बात आती है कि जो भाई मैंने यहाँ पे दोबारा से लिखा है, दोबारा से इसको पढ़ लो। सिंपल सा मतलब है कि आपकी बॉडी में कोई भी सब्सटेंस जो ऐसा घुस जाए, जो आपकी बॉडी में बाधा पहुंचाए, कष्ट या पीड़ा पहुंचाए, ठीक है, उसको निकालने या उसको बाहर निकालने के लिए, उसके एक्सट्रैक्शन के लिए जो उपाय या साधन या जिन उपकरणों की आवश्यकता होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, यंत्र। ठीक है, अब इसे भूलना नहीं है। अब यहाँ पे एक नोट हमने लिखा है कि आपको भी पता है कुछ मानसिक शल्य भी हैं, भय, चिंता, शोक, क्रोध, कोई भी ट्रॉमा हो सकता है, वो कैसे होते हैं, अदृश्य होते हैं। तो क्या है, इसीलिए यंत्रों का भौतिक प्रयोग मुख्य रूप से क्या है, हम जो है शारीरिक शल्यों को दूर करने के लिए करते हैं। समझ गए, इतनी बात ध्यान रख लेनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि प्रधानतम और प्रधान यंत्र के बारे में। ठीक है, अब जैसे आप जो है आशीष पारिक जी की बुक पढ़ोगे तो उन्होंने सिर्फ डायरेक्ट क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि प्रधान यंत्र क्या बताया है, प्रधान यंत्र बताया है, हस्त को बताया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और आती है, अगर आप कोई और बुक देखोगे, जैसे डॉक्टर इंसाफ अली की बुक देखोगे या कोई और जो है संहिता ही, आप चाहे सुश्रुत संहिता ही क्यों ना उठा के देखोगे, तो वहाँ पे सुश्रुत ने साफ साफ जो है इसको बताया है कि प्रधानतम यंत्र, यानी बिल्कुल एब्सोल्यूट किंग कौन सा है, जो बिल्कुल हायर क्लास कौन सा यंत्र है, दैट इज, अगर कोई आपसे पूछे प्रधानतम यंत्र कौन सा है तो वो है अपना हस्त। हस्त क्या है, प्रधानतम यंत्र है। यानी कि प्रधानतम यंत्र हस्त क्यों बोला है, क्योंकि ये क्या है, ये सभी जितने भी शल्य क्रियाएं हैं हमारी शरीर के ऊपर, चाहे वो सर्जरी हो रही हो, चाहे यंत्रों का उपयोग हो रहा हो, वो किसके द्वारा होता है, उनका संचालन हाथ के ही द्वारा होता है। हाथ के बिना जो है कोई भी जो है कार्य जो या कर्म जो है वो क्या है भाई, संभव नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रख लेना। वहीं पे उन्होंने क्या है,
उन्होंने बोले तो और अगर मैं बोलूं प्रधान यंत्र किसको बताया, उन्हें कंक मुख को क्या बोला है, प्रधान यंत्र माना है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, जितने भी अपने जो व्रण है उसमें क्या आसानी से प्रवेश कर जाता है और शल्य को तेजी से बाहर निकालने का काम करता है। आपने को पता है जो फोर्सेप्स वगैरह रहती हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि ये फोर्सिप है, ठीक है, तो ये फोर्सिप क्या करेगी, ये वाली, ये आपकी बॉडी में आसानी से घुस सकती है ना, जितने भी सर्जिकल ट्वीजर्स वगैरह हैं वो क्या है, वो आपकी बॉडी में आसानी से घुस के क्या करती है, जो अगर छोटे मोटे शल्य हैं तो उनको जल्दी से निकालने का काम करती है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं कि प्रधानतम यंत्र कौन सा है, वो है अपना जो है हस्त है, और प्रधान यंत्र कौन सा है, वो है अपना कंकमुख। ठीक है, इतनी बात ध्यान रख लेना। जो उन्होंने, ये किसने बताया, सुश्रुत जी ने ही बताया है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप सिर्फ वो आशीष पारिक पढ़ते हो तो वहाँ पे कंकमुख का आपको डायरेक्ट वर्णन देखने को नहीं मिलेगा जो इनिशियल चैप्टर्स है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता दूँ। और भाई देखो, जो लोग भी हमारे कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो उसके लिए जो हमारा ऐप है द आयुर्वेदिक अकेडमी ऐप, इसको आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, उसके बाद इसको रजिस्टर करो। रजिस्टर करने के बाद आप जो है शल्य तंत्र में इनरोल हो सकते हो। ये बेसिकली 22 बैच के बाद से जितने भी बैच आने वाले हैं उनके लिए ये अवेलेबल है कोर्स। ठीक है, इस कोर्स को अगर मैं अभी बात करूं 22 बैच के लिए, तो हम इसको जो है मोस्ट प्रोबेबली 15 जनवरी तक हम क्या है इसको कंप्लीट कर देंगे विद लेक्चर। उसके बाद हम इसका रिवीजन शुरू करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कोर्स जो है हमने अभी 15 अगस्त के आसपास ही अभी शुरू किया है। ठीक है, हम इसके लेक्चर कुछ पहले आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इतना ध्यान रख लेना। कोई भी डाउट हो कोर्स के रिगार्डिंग तो 9897980044 पे आप मैसेज कर दो, टीम मेंबर आपको गाइड कर देगा। ठीक है, लिंक अगर आपको नहीं मिल रहा है ऐप का, और यार ऐप जो है पूरे नाम से सर्च किया करो द आयुर्वेदिक अकेडमी, तभी आपको प्ले स्टोर पे देखने को मिलेगा। जो iOS यूजर हैं वो प्लीज़ जो है इस पे मैसेज करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रख लेना। प्रधानतम यंत्र वगैरह के बारे में भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, क्या हमने पढ़ लिया, आचार्य सुश्रुत का मत क्या कहता है, सुश्रुत को हस्त को जो है उन्होंने क्या बोला है, प्रधानतम माना है। कारण क्या बोला है, क्योंकि सभी जो यंत्र के निर्माण के लिए, उनके नियंत्रण के लिए, उनके संचालन के लिए क्या है, मनुष्य के हाथ के द्वारा ही ये चीज़ संभव है। समझ गए। और प्रधान यंत्र के रूप में क्या बोला है इन्होंने, कंकमुख यंत्र को हस्त निर्मित उपकरण जो भी हैं, जो हमारे यंत्र आदि का निर्माण होता है, उसमें उन्होंने श्रेष्ठ या प्रधान माना गया है। ठीक है, इसका रेफरेंस भी यहाँ पे दे रखा है, इतना बात ध्यान रख लेना। ठीक है, इतनी बात ध्यान रख लेना। अब इसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ऊपर ही बता चुका हूँ कि प्रधान यंत्र क्यों है, क्योंकि ये जो वर्ण वगैरह हैं, जो घाव है, उनमें आसानी से घुस जाता है और जो है जितने भी शल्य हैं उन्हें आसानी से पकड़कर बाहर निकाल देता है। अब क्वेश्चन आता है यंत्रों का वर्गीकरण के बारे में, हम देख लेते हैं कि यंत्र कितने हैं। देखो, सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछता है कि यंत्र की संख्या कितनी है, कितनी संख्या है, तो टोटल संख्या है जो है 101 यंत्र जो है हमारे सुश्रुत संहिता में वर्णन है। ठीक है, अगर उनके विभाजन की बात करें, उनके वर्ग की बात करें, उनके क्लासिफिकेशन की बात करें, तो उन्हें 6 वर्गों में क्या करा है, 6 ग्रुप में उन्हें क्या करा है, एक तरह से डिवाइड किया है। ठीक है, जैसे कि इस चार्ट के थ्रू सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सा है। सबसे पहला नाम है स्वास्तिक यंत्र। क्या नाम, सबसे पहले पढ़ लो, उसके बाद बताता हूं कि क्या कैसा होता है। सबसे पहला है स्वास्तिक यंत्र, दूसरा है सांदंश यंत्र, तीसरा है ताल यंत्र, चौथा है नाड़ी यंत्र, पांचवा है शलाका यंत्र, और छठा कौन सा है, उपयंत्र है। कौन सा है, स्वास्तिक, सांदंश, ताल, नाड़ी, शलाका और उपयंत्र। क्या क्या है हमारा, SST क्या है, अपना सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या है, NSU, क्या है, SST NSU, स्वास्तिक, सांदंश, ताल, नाड़ी, शलाका और उपयंत्र। ठीक है, इस तरह से 3-4 बार पढ़ोगे तो सारे नाम याद हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले तो नाम ही याद करना जरूरी है, स्वास्तिक, सांदंश, ताल, नाड़ी, शलाका, यंत्र और उपयंत्र। ठीक है, अब बात आती है इनकी संख्या क्या है। अब सबसे पहले एक अलग अलग करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्वास्तिक यंत्र की संख्या की बात करूं तो ये कितने कुल संख्या है इनकी, 24 संख्या होती है। अगर इनकी लंबाई की बात करूं तो ये कैसे होते हैं, 18 अंगुल होते हैं। जैसे कि आपने अपना स्वास्तिक देखा होगा, स्वास्तिक कैसा बना होता है, नॉर्मली इस तरह से बना होता है, और बीच में इस तरह से एक तरह से क्या है, अपन अगर इसे नॉर्मली बोलें तो ये जुड़ा रहता है। तो सेम वे में इन्होंने क्या बोला है कि जो स्वास्तिक यंत्र हैं वो किस तरह के दिखाई देते हैं, जो अपने हिंसक पशु पक्षी होते हैं ना, उनके मुख के समान उनकी आकृति दिखाई देती है। कैसे, जितने भी अपने हिंसक पशु पक्षी, जैसे कि आगे हम इसे और डिटेल में बताने वाले हैं। जैसे कि ये देखो, ये क्या है, ये सभी कैसे हैं, ये जो है ये अपने हैं स्वास्तिक यंत्र हैं। ठीक है, ये क्या है, ये स्वास्तिक यंत्र है। ये कैसे, जितने भी, चाहे वो शेर का मुंह हो गया या किसी और चीज़ का, इनके नाम के भी
ऊपर इनका जो है क्लासिफिकेशन किया गया, जैसे कि काकमुख जो है कंकमुख यंत्र हो गया, ठीक है। उसकी अगर अपन बात करें, या अलग अलग जो है इनके नाम दे रखे हैं इन्होंने, समझ गए। तो सबसे पहला हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया स्वास्तिक यंत्र। स्वास्तिक यंत्र की लंबाई कितनी होती है, 18 अंगुल होती है, संख्या 24 होती है। ये किस तरह से अगर इनकी आकृति होती है, जितने भी हमारे हिंसक पशु पक्षी के मुख्य समान क्या है, इनकी आकृति जो है हमें दिखाई देती है, ठीक है, जैसे कि ये देख पा रहे हो, ठीक है। अब इसको अपन किससे पढ़ लेते हैं, एक बार जो मैंने चार्ट पढ़ाया उससे पढ़ लेते हैं तो हमें साफ थोड़ा दिखाई देगा। तो स्वास्तिक यंत्र हमने क्या पढ़ लिया, SST स्वास्तिक सांदस ताल नाड़ी, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा NSU, ठीक है, नाड़ी और क्या है, शलाका और उपयंत्र, ठीक है। तो इस तरह से जो 6 के 6 नाम याद हो जाएंगे। उसके बाद स्वास्तिक की संख्या है 24, लंबाई होती है इनकी 18 अंगुल। ये हिंसक पशु पक्षियों जो है पशु पक्षियाँ उनके मुख के समान जो है इनकी आकृति हमें क्या है, एक तरह से दिखाई देती है, ठीक है। और क्या है, इनका काम क्या है, इनका मेन इंडिकेशन किस लिए उपयोग होता है, इनका मुख्य उपयोग है जो अस्थियों में जो शल्य वगैरह फंस जाते हैं उनके निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनका उपयोग करते हैं। और इनके मॉडर्न कैसे दिखते हैं, ये क्रूसी फॉर्म लाइक जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके समान इनकी आकृति दिखती है, जिसको अपन आगे पढ़ने वाले हैं। चाहे वो प्लेन फोर्सिप हो गई, चाहे बोन होल्डिंग फोर्सिप्स हो गई, ये सब क्या है, ये स्वास्तिक यंत्र के अंदर आते हैं, ठीक है। इतनी बात ध्यान रख लेना। स्वास्तिक के बाद आता है अपना जो है, उसको हम देखो आगे डिटेल में ही पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है सांदंश यंत्र। सांदंश यंत्र की संख्या होती है 2, लंबाई होती है 18 अंगुल। ये कैसे होते हैं, ये चिमटी के आकार की जो है दिखाई देते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं, सानिग्रह और आनिग्रह, ठीक है। इनके 2 प्रकार भी होते हैं सांदंश यंत्र के, कौन कौन से, एक है सानिग्रह और एक आनिग्रह, ठीक है। यानी जो अपना चिमटा आपको नॉर्मली देखने को मिलता है ना, जो जिससे अपन रोटी वगैरह सेमते हैं, वही चिमटी के आकार के ये दिखाई देते हैं, समझ गया। इतनी बात ध्यान रख लेना। इनका उपयोग कब करते हैं, जो त्वचा, मांस, शिरा, स्नायु में जो शल्य फंस जाते हैं उनको निकालने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। जितने भी पिंसर लाइक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें क्या है, वो है सांदंश यंत्र के अंदर आते हैं, समझ गए। उसके बाद आता है ताल यंत्र। ताल यंत्र बोले तो क्या, ये यंत्र जो है कैसे होते हैं, मछली का जो तालू है उसके समान इनकी आकृति होती है, जितने भी जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, ये देख रहे हो, ये क्या है, ये है स्पून शेप लाइक जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, उनको ताल यंत्र बोलते हैं। यानी कि जो मछली का तालू है उसकी आकृति जैसे ये दिखाई देते हैं। और इनका उपयोग क्या है, कर्ण नशा या नाड़ीगत शल्य के आहरण के लिए अपन क्या करते हैं, इनका उपयोग करते हैं, ठीक है। ये हैं सर्जिकल स्कूप्स हो गए और स्पून्स, और जो ये स्कूप्स होते हैं वो क्या है, वो हमारे ताल यंत्र के अंदर आते हैं, ठीक है। इतनी बात ध्यान रख लेना। उसके बाद आता है नाड़ी यंत्र। नाड़ी यंत्र की क्या पढ़ लिया हमने, स्वास्तिक सांदन SST कितना 24-2-2, ठीक है। उसके बाद आया NSU, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन NSU के। नाड़ी कितना है, 20, 28 और 25, ठीक है। टोटल मिला के कितने हो जाते हैं, 101। नाड़ी की संख्या कितनी है, 20 है। इनकी आकृति कैसी होती है, या लंबाई बोले तो ये आवश्यकता के अनुसार होती है। अब जो नाड़ी यंत्र है वो कैसे अपन पहचान सकते हैं, जितने ट्यूबुलर लाइक इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कैसे हो 20 से खोखले होते हैं, या जिनको अपन एग्जामिनेशन, जिसने अपने स्पेकुलम वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, अपने आप टीचर्स को जो आप बोलोगे तो आपको स्केपुलम दिखाएंगे कई तरह के, ठीक है ना। तो जितने भी चाहे प्रोक्टोस्कोप वगैरह हो गया, वो क्या है, वो सब किसके अंदर आते हैं, वो नाड़ी यंत्र। नाड़ी यंत्र का सिंपल सा मतलब है खोखली नाली के समान इनका क्या रहता है, इनकी जो है बनावट रहती है। ये एक मुखी हो सकते हैं या द्विमुखी हो सकते हैं, यानी कि एक मुखी यानी वन वे देख सकते हो, दोनों तरफ इनमें क्या हो सकता है, छेद हो सकता है, ठीक है। इनका उपयोग किस लिए करते हैं, रोग के दर्शन यानी एग्जामिनेशन के लिए, या हमें कोई चीज़ का एस्पिरेशन करना हो तब हम इन चीज़ों का उपयोग करते हैं, ठीक है। ध्यान रख लेना। संख्या 20, आवश्यकता अनुसार खोखली नाली के समान क्या है, ये होते हैं। ये एक मुखी या द्विमुखी हो सकते हैं। रोग दर्शन, आचूषण या विश्रावन के लिए अपन क्या करते हैं, इनका उपयोग करते हैं। जितने भी कैनुला हो गए, प्रोक्टोस्कोप होगा, कैथेटर होगा, वो इसी के अंदर फॉल करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है शलाका यंत्र। शलाका यानी रॉड लाइक जो प्रोब्स होते हैं उनको शलाका है। इनकी संख्या 28 होती है। इनकी आकृति या लंबाई भी बोले तो कितनी है, आवश्यकता अनुसार हो सकती है। ये कैसे, ये छड़ या सिलाई के आकार के होते हैं, ठीक है। और कैसे इनका उपयोग किस लिए करते हैं भाई, एशन यानी प्रोबिंग के लिए, अंदर देखने के लिए, चालन या वर्ण शोधन आदि के लिए हम क्या करते हैं, इनका उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है उपयंत्र। उपयंत्र की संख्या है 25।
इनकी भी वही लंबाई चौड़ाई आवश्यकता अनुसार हो सकती है। इसके अंदर कौन कौन से आ सकते हैं, रस्सी, कपड़ा, चमड़ा या कोई भी प्राकृतिक साधन जिनको अपन क्या करते हैं, जो यंत्र के रूप में हम उनका क्या कर सकते हैं, उपयोग किया जा सकता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, उनको सभी को अपन उपयंत्र कहते हैं। समझ गए। आपातकालीन बंधन हो सकता है, ठीक है, कोई भी सहायक कर्म में जो चीज़ आवश्यकता हो, चाहे वो कोई बैंडेज हो गया, रस्सी हो गई, स्प्लिंट हो गई, ये सब क्या है, ये उपयंत्र के अंदर आते हैं। ठीक है, सभी चीज़ें देख लो। जो अगर ये मत बोलना कि बाद में पता नहीं चल रहा है कि स्वास्थ्य केंद्र कैसा दिखता होगा, इसको आगे ही बताने वाला हूँ। ठीक है, ये जैसे देख पा रहे हो, ये शालाका है, ये अलग अलग प्रकार की शालाकाएँ हैं, समझ गए। और उपयंत्र क्या है, कोई कपड़ा हो गया, कोई रस्सी हो गई, ये सब क्या है, ये उपयंत्र के अंदर आते हैं, समझ गए। अब एक एक को अपन डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य यंत्र हम सबसे पहले देख लेते हैं। इनकी संख्या 24 बता दी मैंने आपको। इनकी लंबाई 18 अंगुल होती है। ये यंत्र क्या है, आपस में एक कील द्वारा जुड़े होते हैं और इनका आकार कैसा होता है, स्वास्तिक क्रॉस जैसा होता है। जैसे कि अपना मान लो ये एक यंत्र है, हमें ये मान लो ये यंत्र बना है, ठीक है, तो ये यंत्र कैसा होगा, आपस में जो है एक कील के द्वारा जो है, जैसे आपने कैंची वगैरह देखी होगी ना, वो बीच में कील से तरह से जुड़ी रहती है, या और भी कई सारे आर्टरी फोर्सेस वगैरह हो गई जितनी, वो कैसी हैं, वो एक तरह से कील की तरह आपस में कैसे रहते हैं, जुड़े रहते हैं, समझ गए। और ये आपस में अगर आप इनको वाइडली ओपन कर दोगे तो ये कैसे होंगे, जो अपना स्वास्तिक रहता है उसके समान इनकी आकृति दिखाई देती है। ठीक है, और इनके मुख किस तरह से होते हैं, जितने भी अपने हिंसक पशु पक्षी हैं, चाहे सिंह, चाहे शेर हो गया, लोमड़ी हो गई, भेड़िया हो गया, या कोई पक्षी होगा जैसे गिद्ध, उल्लू, बाज, इनके मुख के समान इनकी आकृति हमें दिखाई देती है। इनका उपयोग कहाँ करते हैं, इनका उपयोग हम बेसिकली करते हैं जितने भी हमारी अस्थि यानी बोन में जो हमारे शल्य घुस जाते हैं, गहराई में फंसे जो कठिन शल्य होते हैं, उनको खींचकर निकालने के लिए हम जो है इनका उपयोग करते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के होते हैं, सिंह मुख हो गया, व्याघ्र मुख हो गया, कांक मुख हो गया। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की ये चीज़ें जो है इनकी वो रहती है। ठीक है, उसके बाद आता है सांदंश यंत्र। सांदंश देखो, सबसे पहला स्वास्थ्य केंद्र कैसा, क्रूसीफर लाइक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सांदंश यंत्र कैसे, पिंसर लाइक या जो है फोर्सिव लाइक इंस्ट्रूमेंट है, उसको अपन सांदंश यंत्र कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या जो है 2 होती है, लंबाई इनकी 16 अंगुल होती है। इनका वर्गीकरण की बात करें तो कैसा, एक सानिग्रह और आनिग्रह होता है। ठीक है, सानिग्रह बोले तो कैसा है, जिसमें लॉक हो या कैसा हो, कैच होता हो, ताकि शल्य को पकड़ने के बाद अपन क्या कर सकें, बार बार दबा ना सकें। यानी सानिग्रह बोले तो क्या, उसको पकड़ के हम उसे लॉक कर सकते हैं, वो एक तरह से सानिग्रह है। ठीक है, और आनिग्रह क्या है, आनिग्रह बोले तो क्या, जो साधारण चिमटी के समान जो आकृति है, जिसमें बार बार हमें क्या करता है, दबाना पड़ता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, आनिग्रह को कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रख लेना। इनका उपयोग किस में करते हैं, जो कोमल अंग है, चाहे वो त्वचा हो गई, मांस, रायुब से अगर अपने को क्या करना है, कोई शल्य बाहर निकालना है, तो हम इनका उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, है ना, जितने ये फोर्सेप्स वगैरह हैं, ये सब क्या है, ये है सांदंश यंत्र के अंदर आती है। ठीक है, उसके बाद आया ताल यंत्र। ताल यंत्र जितने भी स्पून शेप्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको अपन ताल यंत्र के अंदर, इनकी भी संख्या 2 है। ठीक है, इनकी लंबाई 12 अंगुल है। ये एक ताल और 2 ताल होते हैं, यानी एक तरफ चम्मच जैसी कटोरी वाला, या दोनों तरफ कैसी हो सकती है, दोनों तरफ ताल जो है बनी हुई हो सकती है। ठीक है, इनका उपयोग क्या कहाँ करते हैं, कान, नाक या जो भी नाड़ी वर्ण, यानी जो भी हमारा साइनस ट्रैक्ट है, उसमें कोई अगर शल्य फंस गया है तो उसमें डाल के अपन क्या करेंगे, इनको निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये क्या है, एक तरह से जो है स्पून शेप लाइक इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, अब बात आती है नाड़ी यंत्र। नाड़ी यंत्र की संख्या क्या है भाई, 20 है, और मूल प्रकार इनके कितने हैं, 12 माने जाते हैं। ठीक है, कुल संख्या 20 है, लेकिन मूल प्रकार कितने हैं, 12 हैं। ये कैसे हैं, खोखली नालियों, जो नालियाँ होती है ना, जैसे कि कोई भी चीज़ आपने वो देखा होगा, फुकनी देखी होगी, जब अपन गांव वगैरह में रोटी बनाते हैं तो उस पर एक तरह से इस तरह से क्या करते हैं, फुकनी का उपयोग करा जाता है। अपन क्या करते हैं, इधर से फूकते हैं और इधर से उसमें एयर निकलती है, तो अपनी आग कैसी है, तेज़ से जलने लगती है। कोई भी प्रोक्टोस्कोप अगर आपने देखा हो तो वो क्या है, ये खोखली नाली के जो समान होते हैं। ये एक मुखी, यानी एक तरफ इनका एंड ओपन हो सकता है, या दोनों तरफ ये कैसे हो सकते हैं, ओपन हो सकते हैं। ठीक है, इनका उपयोग किस लिए किया जाता है, प्राकृतिक स्रोतों का जो भी मतलब ट्रैक्ट है, मान लो चाहे आपको किसी को बवासीर है, भगंदर है, या कोई वजाइनल एग्जामिनेशन वगैरह करना है, कहीं से हमें फ्लूइड का एस्पिरेशन करना है ना, तो अगर हमें पर्टिकुलर जगह का निरीक्षण करना है, एग्जामिनेशन करना है, तो हम इनका उपयोग करते हैं। कोई मवाद है या फ्लूइड को हमें क्या एस्पिरेट करना है, बाहर निकालना है, या क्षार कर्म या अग्नि कर्म को हमें क्या कहे,
सुरक्षित ढंग से करना है तो हम नाड़ी यंत्र का उपयोग करते हैं। जैसे कि ये सब क्या है, ये सब नाड़ी यंत्र है। अंगुली यंत्र, अर्शो यंत्र हो गया, ठीक है, बस्ती यंत्र हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, ये जो है अपने नाड़ी यंत्र, जो भी कैसे आकृति के दिखते हो, जिसमें कहीं ना कहीं क्या हो, हमारा जो है क्या दिखाई देता हो, और जिसमें कुछ ना कुछ खोखलापन हो, उसको अपन ये बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान रख लेना। अब ये क्या है, नाड़ी यंत्र के अलग अलग प्रकार हैं और उनके नाम हैं, इनको अपना याद कर लेना। ठीक है, अब आपसे पूछे तो इनका नाम जो है, अगर आपसे सिर्फ नाड़ी यंत्र 5 नंबर में पूछ लेता है तो आप इनके नाम लिख के आ जाओगे, मोर देन सफिशिएंट है। सबसे पहला आता है भगंदर यंत्र। ठीक है, भगंदर यंत्र, इसकी क्या है, ये 4 अंगुल लंबा होता है, ये 1 छिद्र या 2 छिद्र युक्त हो सकता है, यानी ये 1 वे या 2 वे दोनों तरफ से इनकी ओपनिंग हो सकती है। भगंदर की जांच एवं क्षार सूत्र कर्म के लिए अपन क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। चाहे वो अपना इसको मॉडर्न इक्विवेलेंट क्या है इसका, जो एनल स्पेकुलम या फिस्टुला स्कोप होता है उसके समान हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें अर्शो यंत्र तो है नहीं। ठीक है, ये जो अर्शो यंत्र है इसके समान ही हमें क्या एक तरह से जो है ये भगंदर यंत्र भी इस तरह का ही कुछ दिखता है। समझ गए, इतनी बात ध्यान रख लेना। जैसे इस तरह से रहेगा, उसमें जो है अंदर मान लो ये कहीं एनस है, इसके अंदर हमें क्या करना है, यंत्र को एक घुसेड़ना है। ठीक है, तो ये कैसा होगा, इंसर्ट करना है, तो दोनों तरफ कैसा रहेगा, ओपन हो सकता है, एक तरफ से भी ओपन हो सकता है। समझ गए, इतनी बात ध्यान रख लें। दूसरा नाम है अपना अर्शो यंत्र। ठीक है, ये पुरुष में 5 अंगुल और स्त्री के लिए 6 अंगुल लंबा होता है। ये कैसा होता है, गौ स्तन आकार, जो अपनी गाय होता है, गाय के जो स्तन होते हैं उसके आकृति के समान क्या है, ये जो है इसकी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो है बवासीर की जांच और क्षार के पतन के लिए क्या करते हैं अपन, उपयोग करते हैं। जब क्षार सूत्र वगैरह लगाते हैं तो हम इसका क्या करते हैं, उपयोग, जिसको अपन प्रोक्टोस्कोप भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे क्या इनका नाम ध्यान रख लेना, क्या क्या है, भगंदर यंत्र, अर्श यंत्र, व्रण यंत्र, वस्ती यंत्र, उत्तर वस्ती यंत्र, मूत्र वृद्धि यंत्र। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है अपना दाकोदर यंत्र, धूम यंत्र, निरुद्ध प्रकाश यंत्र। ठीक है, और क्या है, और है अपना सन्निरुद्ध गुदय यंत्र, जलाबू जो है अलाबू यंत्र। ये अलाबू लौकी की तरह एक तरह से जो है अलाबू होता है ना, उसके समान जो है हमें ये दिखाई देता है। ठीक है, और है हमारा जो है श्रृंग यंत्र। ठीक है, तो ये क्या है, श्रृंग बोले तो अपना गाय का जो सींग होता है, जैसे गाय का सींग आप सभी ने देखा होगा, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि ये गाय का मान लो ये कैसा ये सींग है। ठीक है, तो इस तरह का ये यंत्र दिखाई देता है। ठीक है, बीच में इसको अपन खोखला कर देते हैं, और जो अपनी वैक्यूम कपिंग थेरेपीज होते हैं ना, आजकल आपने कांच के देखे होंगे, इस तरह के जो है कप आते हैं, उसको अपन क्या करते हैं, लगा के जो है ब्लड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो है ना, तो उसी वे में अपन इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ लिया हमने, स्वास्तिक, सांदंश, ताल, नाड़ी यंत्र अभी हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने भगंदर, अर्श, श्रृंग, अलाबू, ये इन यंत्रों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है। ठीक है, इनकी एक थोड़ा थोड़ा इनका डिटेल जान लेना और उसका मॉडर्न कोरिलेशन इतना मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, अब देखो यार, कुछ बुक्स में अगर आप उठाओगे तो हर यंत्र को बहुत ज़्यादा डिटेल में उन्होंने जो है एक्सप्लेन कर दिया है, जितना याद कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप भाई बुक से एक एक यंत्र पढ़ लो, जिसको पढ़ने की मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं रहेगा। क्योंकि लास्ट ईयर में भाई 8 सब्जेक्ट है। शुरू में तो हम हर चीज़ समझते हैं कि हम हर चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ने, लेकिन लास्ट चीज़ में हमें क्या है, कंसाइज वे में चीज़ों को एग्जाम में लेकर जाना होगा। सारी चीज़ें आप पढ़कर नहीं जा सकते। ठीक है, इतनी बात ध्यान रख लेना हमें। तो स्वास्तिक, सांदंश, ताल, नाड़ी हो गया। अब हम अपन क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे जो है बागभट्ट ने क्या है, कुछ जो है 6 जो है अतिरिक्त नाड़ी यंत्र का भी वर्णन किया है। ठीक है, उनको भी आप देख लेना, इनके ये नाम इन्होंने दे रखे हैं। अब बात आती है अपना शलाका यंत्र। शलाका यंत्र कितनी है, उनकी संख्या होती है 28, मूल प्रकार कितने हैं, 12। कौन कौन से हैं, उनकी आकृति मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये सब क्या है, ये हैं अपने शलाका यंत्र। ठीक है, ये क्या है, गंडूपद मुखी है। पहला क्या है, पहला है अपना गंडूपद मुखी, दूसरा है शरफण मुखी, तीसरा है सरपंख जो है सरपंख मुखी। ठीक है, तो ये क्या है, ये सभी नाम है किसके, ये है शलाका यंत्र। ठीक है, तो किस तरह से दिखता है अपना जो है गंडूपद मुखी, किस तरह से दिखता है, दैट इज ब्लंट सर्जिकल जो प्रोब होता है, ये क्या है, ये चित्र की आकृति है, इससे आप समझ सकते हो ये क्या है, ये है गंडूपद मुखी। ठीक है, ये कैसा है, केचुए की जैसी कैसा होता है, गोल आकृति का होता है। इसकी लंबाई जो है 6 से 8 अंगुल की हो सकती है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, जो अपना नाड़ी वर्ण है में के एस्टड या प्रोबिंग के लिए हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है
शरफणमुखी, शरफणमुखी कैसा है, जैसे कि नाप के जो है नाम से ही क्लियर है, सर्प यानी सर्प के फन के समान इसके चौड़ा होता है, 12 से कितना 16 अंगुल लंबाई हो सकती है। शल्य को मोड़कर हटाने तथा आश्मरी जो है निर्हरण के लिए अपन क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। यानी बॉडी में अगर स्टोन वगैरह है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका उपयोग करेंगे। इसको अपन क्या बोलते हैं, सर्जिकल रिट्रैक्टर के रूप में ये क्या जो है इसका मॉडर्न कोरिलेशन किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है शरपुंखमुखी, यानी कि जो बाण के जो पंख है, यानी जो एरो टेल जैसी इसकी आकृति दिखाई देती है, ये आप इस तरह से देख सकते हो। इसका मॉडर्न कोरिलेशन दैट इज डेंटल एलिवेटर के रूप में आ सकता है। ठीक है, तो सभी को अलग अलग करके पढ़ लेना इसको, क्योंकि रटने वाला पोर्शन है, इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला है। ठीक है, तो जितने मैंने नाम बताएं वो पढ़ लेना, उनकी मात्रा संख्या पढ़ लेना, और सभी के अगर आपको क्लासिफिकेशन ध्यान रखने हैं तो 2 से 3 नाम सभी के याद रख लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, और कौन सा है अपना वाडिशमुखी है, यानी कि मछली के पकड़ने के समान जो कांटा होता है उसकी समान इसकी आकृति दिखाई देती है। ये हुकिंग के लिए, शल्य आहरण यानी हुकिंग एवं के लिए, जैसे कि सर्जिकल हुक है, इसके लिए ये इसके समान इसकी आकृति दिखाई देती है। ठीक है, मसूर, दाल, मात्रमुखी एक और यंत्र है अपना, ये है क्या है, ये सब सलाका यंत्र है। ठीक है, इनके नाम एक एक करके आप पढ़ लेना। उसके बाद आता है उपयंत्र। सुश्रुत ने 24 एवं कुछ ग्रंथों में क्या है 125 भी वर्णित है। बागभट्ट के अनुसार उपयंत्र कितने हैं, 19 है, इतना ध्यान रख लेना। नॉर्मली कोई पूछे तो आपको 25 ही उपयंत्र लगा के आने हैं, इतना ध्यान रख लेना है। ठीक है, अच्छा, और क्या है ये अब उपयंत्र क्या है, यानी कि ये क्या है, ये वे सहायक सामग्री हैं या कुछ ऐसी प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं जो मुख्य शल्य यंत्रों को की जो अगर वो उपस्थित नहीं है या आपातकाल स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, इनका हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या हो सकता है। एक सेकेंड, इसमें दिखा नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो उपयंत्र का मतलब समझ में आया। उपयंत्र कितने होते हैं, अपने 25 होते हैं। यानी कि ये कैसे हैं, ये एसेसरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जब रियल इंस्ट्रूमेंट्स उपस्थित ना हो, यानी कि जो रियल शल्य यंत्र अगर उपस्थित ना हो तो आपातकालीन स्थिति में क्या है, ये जो है सहायक सामग्री के रूप में या प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं, और ये भी हमें जो है शल्य को दूर करने के लिए हमें ये काम में आ सकते हैं। ठीक है, इतना बात ध्यान रख लेना। जैसे कि कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पहला रज्जू यानी रस्सी। सबसे पहला उपयंत्र क्या हो सकता है, रस्सी, यानी कि ये क्या कर सकता है, अंगों को बांधकर स्थिर करने में ये सहायक हो सकता है। जैसे किसी को अगर सांप वगैरह काट लेता है तो उससे ऊपर कुछ स्थान पे जो है ब्लड फ्लो को रोकने के लिए भी हम रस्सी बांध देते हैं, ऐसा भी आपने देखा होगा। हम क्या करते हैं, जब ब्लड को अपन क्या करते हैं, सैंपल वगैरह लेते हैं, तब आपने टॉर्निकेट वगैरह भी बांधते हैं। ठीक है, वो भी क्या करती है, वो ब्लड फ्लो को रोकती है और आपकी वेन्स को उभार देती है, समझ गए। तो और क्या कर सकते हैं, अंगों को बांधकर ये क्या करते हैं, स्थिर रखने में कार्य आता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, दूसरा है अपना वेदिका। ठीक है, और क्या है, पट्टी, यानी जो भी बैंडेज वगैरह यानी घाव पर पट्टी बांधने होती। चर्म, यानी जो अपना चमड़ा होता है वो क्या है, कसकर बांधने या दबाने हेतु हम चमड़े का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है, क्या है अपना दैट वी कॉल्ड एज अंत वरलकल, समझ गए क्या है, अंत वरलकल। ठीक है, तो ये जो अपना अंत वरलकल है, ये क्या है, जो अपनी पेड़ की छाल होती है उसको अपन क्या करते हैं, जो अपने अस्थि भगन जो फ्रैक्चर है उसमें क्या है, उसमें अपन क्या कर सकते हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं। और क्या, जो लता है, जो बेल वगैरह है, आपको पता पुराने टाइम में बेल का जो है बहुत रूप में उपयोग किया जाता था। क्यों, क्योंकि इसको बांधने के लिए अपना क्या करते थे, उपयोग करते थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है यंत्र में, देखो सबसे पहले आपसे पूछेगा यंत्र की परिभाषा लिखो। ठीक है, उसका जो वर्गीकरण है उसकी संख्या के बारे में पूछेगा, उसके बाद पूछेगा उसके दोष गुण। ठीक है, और जब ये वर्गीकरण पूछेगा तो सभी को थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देना है। यहाँ से ये जो है 10 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है। ठीक है, यंत्रों के आगे हम पढ़ने वाले हैं, इसके दोष और गुण क्या है उनको भी बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रज्जू, वेदिका, पट्टी, चर्म, अंतवर्कल, लता, वस्त्र, और क्या है, अस्थिला, यानी कि जो अपने पत्थर है उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, उसको भी जो है यंत्र के रूप में अपन उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और भी अपना पाड़ी, पादतल हो गया, अंगुली हो गया, जीवा, दंत, नख, मुख, बाल, और क्या है,
अश्वकटक हो गया, सखा, अष्टिवन, प्रवहण, हर्ष, भय, और क्या है, और क्या अगर अपन बात करें तो क्षार, अग्नि और भेषज भी क्या है, ये भी एक तरह से उपयंत्र के अंदर ही आते हैं। अगर सभी यंत्र के नाम याद नहीं होते तो 4-5 ध्यान रख लेना, जैसे रज्जु यानी रस्सी हो गया, क्षार, अग्नि, भेषज हो गया, और क्या हो गया, पत्थर हो गया, बाल हो गया, हर्ष, वह हो गया, नख, मुख हो गया, ये सब क्या है, ये आपको आसानी से ध्यान हो जाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रख लेना, इतनी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ ली हैं। अब अगला टॉपिक आता है अपना, दैट इज वो आता है अपना यंत्र के 6 उत्तम जो है गुण क्या क्या होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, श्लोक हमें याद करना ही करना है, ये आ ही जाता है। इसका नाम क्या है, श्लोक क्या है, समाहितानि यंत्राणि खर सलक्षण मुखानि च शूद्राणि शूरूपाणि सुग्रहणी च कार्यते। यानी कि कैसा होना चाहिए, सबसे पहला इसका देखो, सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि बताओ यंत्र के गुण कितने होते हैं, तो यंत्र के गुण हैं अपने 6 दे रखे हैं सुश्रुत में। कौन कौन से हैं, सबसे पहला है समाहितानि। क्या है समाहितानि, यानी कि सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी जो अपना यंत्र वगैरह हो वो कैसा हो, वो संतुलित आकार और बनावट में, यानी कि वह कैसा एक उचित आकृति उसकी होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो टेढ़ा मेढ़ा हो, इस तरह से वो नहीं होना चाहिए। समझ गए, तो इतनी बात ध्यान रख लेना। और क्या हमें पढ़ना है, और उसने बोला है खर सलक्षण मुख, यानी कि कैसा होना चाहिए, ना तो उसका जो मुख है वो कैसा हो ज़रूरत के अनुसार होना चाहिए, ऐसा नहीं हो बहुत ज़्यादा खर भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा मृदु भी नहीं होना चाहिए। समझ गए, इतनी बात ध्यान रख लेना है। और हमें क्या ध्यान रख लेना है, और हमें इसके आगे ध्यान रख लेना है कि क्या है, सुदृढ़, यानी कि वह कैसा होना चाहिए, ड्यूरेबल हो, सुदृढ़ हो, दृढ़ यानी अच्छी धातु से बना होना चाहिए, यानी मजबूत धातु से बना हो जो आसानी से टूटे ना। और कैसा, सुरूपाणी यानी एस्थेटिक हो, यानी देखने में अच्छा होना चाहिए, देखने में सुंदर और सुडौल आकार का हो। और कैसा, सुग्रहणी यानी वह कैसा हो, सुग्रहण, ग्रहण करने में यानी आराम से उसकी जो ग्रिप हो वो कैसी हो, आसानी से हम उसको पकड़ सकें, ढीली ना हो और हाथ से फिसलती ना हो। तो क्या है, समाहतानि यंत्राणि खर सलक्ष मुखानि च शूद्राणि शूरूपाणि सुग्रहणी च कार्यत। ये क्या है, ये है अपने यंत्र के जो है नॉर्मली अपन क्या बोले तो गुण है। समझ गए, इतनी बात हमें ध्यान रख लेना। ठीक है, यानी कि सबसे पहला यंत्र का आकार कैसा, संतुलित होना चाहिए। दूसरा हमने क्या बोला, मुख मुख है जो कैसा हो, बहुत ज़्यादा कठोर भी ना हो और बहुत ज़्यादा मुलायम भी नहीं। कठोर होगा तो भी काम नहीं चलेगा, मुलायम होगा तो आसानी से टूट जाएगा। शूद्राणी यानी ड्यूरेबल सब्सटेंस, यानी ऐसी धातु से बना हो जो आसानी से टूटे ना। सूरूपाणी यानी एस्थेटिक हो, सुंदर सुडौल आकृति का बना हुआ हो और इसे पकड़ने में आसानी हो, यानी ग्रहण उसे आसानी से किया जा सके। ठीक है, तो ये तो बात हो गई उसके, क्या पढ़ लिया हमने, यंत्र के गुण। अब बात आती है यंत्र के दोष। दोष क्या है, 12 दोष होते हैं। ठीक है, 12 डिफेक्ट्स ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इसके अगर अपन बात करें तो क्या है, अत्र अति स्थूलम, असाग अश, अति दीर्घम, अति हास्यम, अग्राही, विषम ग्राही। समझ गए, इसमें थोड़ा यार यहाँ पे जो है गड़बड़ है। जो अपन ने क्या बोला, अत्र अति स्थूलम आसारम है, यहाँ पे क्या होगा, आसारम। ठीक है, आसारम, अति दीर्घम, अति हास्यम, अग्राही, विषम ग्राही, वक्रम, स्थूलम। ठीक है, अत्यंतम, मृदुकीलम, मृदु मुखम। समझ गए, इसको अपन आगे पढ़ते हैं कि क्या क्या इसका मतलब है। देखो 12 दोष होते हैं, ये ध्यान रख लेना। यानी कि सबसे पहली बात तो अति स्थूल, यानी यंत्र कैसा, बहुत ज़्यादा स्थूल यानी कि मोटा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा मोटा होगा तो क्या है, जो कोमल ऊतक है यानी जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उसमें चोट लगने की आसानी होगी और प्रवेश में भी कठिनाई होगी। आसार यानी कि कैसा नहीं होना चाहिए, कमजोर या घटिया धातु से नहीं बना होना चाहिए। समझ गए, इतनी बात ध्यान रख लेना। और क्या, अति दीर्घ यानी कि आवश्यकता से बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए। अति हास्य यानी बहुत छोटा भी ना हो। अग्राही यानी पकड़ बिल्कुल ना हो, यानी सबसे पहले हमने दो जो है गुण में पढ़ लिया कि कैसा, ग्रहण करने में आसानी हो, यानी अग्राही नहीं होना चाहिए। ये क्या है, ये उसके क्या है, एक तरह से दोष है, यानी पकड़ बिल्कुल ना हो जिसमें। विषम ग्राही यानी टेढ़ी मेढ़ी या असंतुलन उसकी पकड़ हो, तब भी ये क्या है, ये दोष युक्त यंत्र के अंदर इसको अपन गिनेंगे। और क्या बोला हमने, वक्र यानी कि मुड़ा हुआ या टेढ़ा नहीं होना चाहिए। शिथिल यानी जोड़ों का जो है बहुत ढीला ना हो, यानी जहाँ पे वो ज्वाइंट वगैरह हो वो कैसे बहुत ज़्यादा ढीले नहीं होने चाहिए। ठीक है, और क्या, अत्यंतम यानी कि किसी एक भाग का अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक पर्टिकुलर जो है पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा हो, तो इससे क्या होगा, उस पे अंदर जो है असंतुलन जो है
बल हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, मृदु कील यानी कि ढीली या कमज़ोर कील जो रिवेट उसमें लगे हुए होते हैं वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और क्या है, मृदु मुख और मृदु काश, यानी कि मुख का भाग कैसा, बहुत ज़्यादा लचीला या मुलायम ना हो, साथ ही पकड़ने के छल्ले यानी जो फिंगर रिंग्स कैसी ना हो, ढीला नहीं होना चाहिए। समझ गए? तो ये क्या हो गए, जो है इसका जो है अपन नॉर्मली बात करूं क्या है, ये हो गए अपने, क्या हो गया भाई, दोष हो गए। दोष कितने पढ़ लिए, 12 हो गए। हमने क्या क्या पढ़ लिया, अत्र अति स्थूलम, क्या पढ़ लिया, अत्र अति स्थूलम, आसारम, अति दीर्घम, अति आश्रम, अग्राही, विषमग्राही, वक्रम, शिथिलम, अत्युन्नतम, मृदुकीलम, मधुमुखम, मृदु पाशमती, और ये क्या है, ये द्वादशम, यानी ये क्या है, ये 12 यंत्र के दोष हैं। समझ गए? इतनी बात हमें ध्यान रख लेनी है। ठीक है, ये नाम इसी तरह से लिखने को आएंगे। अगर आपसे दोष पूछेगा तो ये बाकायदा हमें याद करने हैं और ये हमें लिखकर भी आने हैं। ठीक है, अति स्थूलम, अति दीर्घम, अति ह्रस्वम, श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। AIPGT में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई जगह से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो अति स्थूल बहुत ज़्यादा मोटा ना हो, बहुत ज़्यादा छोटा ना हो, बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा ना हो, बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ ना हो, ये सब क्या है, ये जो है इसके दोष होते हैं। ठीक है, अब यंत्र के कार्य भी ध्यान रख लेना। क्या है यंत्र के कार्य, क्या है, यंत्र के 24 कार्य होते हैं। ठीक है, गुण कितने हैं, 6 हैं, दोष कितने हैं, 12 है, यंत्र की संख्या 101 है, उसके वर्गीकरण में उसके 6 क्लासिफिकेशन होते हैं। ठीक है, तो ये तो नंबर है, ये MCQ के सारे क्वेश्चन है। ठीक है, यंत्र के कार्य कितने हैं, 24। क्या क्या है, यंत्र कर्माणी तु निर्घातन पूर्ण बंधन। ठीक है, तो ये श्लोक अगर याद हो सके तो कर लेना। ठीक है, अब एक एक करके अपन इसके क्या पढ़ने वाले हैं, काम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला कैसा है, निर्घातन। निर्घातन बोले तो क्या, निर्घातन का सिंपल सा मतलब होता है कि यंत्र के द्वारा अपन क्या कर रहे हैं, शल्य क्रिया करना है, किसी वस्तु को मारना या उसके ऊपर हथौड़े से उस चोट पहुंचाना, क्या है, एक तरह से निर्घातन है। दूसरा है पूरण, यानी दवा भरना। जैसे कि आपको पता है सिरिंज वगैरह जो होती है, जो अपन उसके द्वारा क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर जगह पे दवा भरते हैं, तो ये भी क्या है, पूरण, यानी निर्घातन, पूरण। दूसरा है बंधन, यानी कि पट्टी बांधना। ठीक है, यानी कि पट्टी वस्त्र आदि के द्वारा क्या है, वर्ण पे अपन को पट्टी बांधना। बहुवन, बहुवन का मतलब है किनारों को मिलाना। समझ गए? यानी कि क्या है, यानी कि अगर अपन नॉर्मली बोले जो वर्ण है, जैसे कि मान लो 2 वर्ण से, मान लो ये पूरी स्किन थी, अभी स्किन से बीच में कैसी हो गई, आगे आगे जो है आधी आधी हो गई, तो क्या करेंगे, यंत्रों के द्वारा क्या करेंगे, इसको जो है सिलने का काम करेंगे, या वर्ण के दोनों किनारों को अपन क्या करेंगे, एक साथ मिलाने का काम करेंगे। वर्तन, वर्तन का मतलब क्या है, वर्तन को अपन नॉर्मली क्या एक चीज़ और बोलते हैं, दैट इज प्रतिस्थापन। क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन बोले तो किसी भी चीज़ को स्थापित करना या एक पर्टिकुलर जगह पे उसे लाना। जैसे कोई मान लो आपकी एक लॉन्ग बोन है, ठीक है, बीच से टूट गई, बीच से टूटने के बाद इसका एक डायरेक्शन इधर हो गया, इसका एक डायरेक्शन इधर हो गया, अब इन दोनों को बीच में लाना है, उनको प्रतिस्थान जो उसकी ओरिजिनल प्लेस थी उस पर लाना ही क्या एक तरह से वर्तन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है चालन, यानी शल्य को हिलाना, यानी शल्य अगर आपकी बॉडी में घुस गया है उसको हिला हिला के अपन क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना या हिलाकर उसे बाहर लाना। दूसरा है विवर्तन। विवर्तन का मतलब क्या है, शल्य जो है शल्य को घुमाकर निकालना। यहाँ पे हम हिला रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, शल्य को ट्विस्ट करके भी क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, और क्या है, दैट इज विवर्तन, हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसका आता है विवरण, यानी चौड़ा करना, यानी किसी भी पर्टिकुलर घाव को, छेद की भीतर की संरचनाओं को देखकर हमें क्या करना है, थोड़ा चौड़ा कर देना। दूसरा है पीड़न, यानी दबाना। मार्ग का विशोधन करना, यानी जो भी स्रोतस है उसकी सफाई करना। विकर्षण, विकर्षण बोले तो क्या है, एक तरह से नॉर्मली क्या बोलते हैं, जो भी शल्य है उसे क्या करना, खींच कर बाहर निकालना, यानी फोर्स से आपकी बॉडी के अंदर कोई अगर मान लो ऑब्जेक्ट वगैरह घुस गया है तो एक पर्टिकुलर फोर्स अप्लाई करेंगे, फिर उसे बाहर निकालने का काम करते हैं। और क्या है, आहरण का भी मतलब बाहर हो, लेकिन विकर्षण का मतलब क्या है, खींच कर बाहर निकालना। आहरण का मतलब है सिर्फ बाहर निकालना। ठीक है, उसके बाद आता है दैट इज अंशन। अंशन को अपन क्या बोलते हैं, दैट इज अंग को फैलाना, डायलेट करना। उन्मन, यानी ऊपर उठाना, किसी भी चीज़ को एलिवेट करना। ठीक है, ये सब क्या है, ये जो है अपने यंत्र के कर्म है। ठीक है, अब अंग को डायलेट भी करना किसका है, जैसे रिट्रैक्टर वगैरह रहते हैं, किसी अंग को उठाना, तो ये एलिवेट करना किसका, यंत्र की ही आवश्यकता पड़ती होगी। विनमन, यानी किसी चीज़ को दबाना है, जैसे 2 चीज़ें हैं,
ठीक है। एक चीज़ को हम दबा देंगे, ठीक है, दूसरी चीज़ हमें एक्सट्रैक्ट करनी है, तो ये क्या है, ये जो है यंत्र की आवश्यकता से ही जो है क्या होगा, हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है भंजन। भंजन का मतलब है किसी भी शल्य आदि को तोड़ के बाहर निकालना है, तोड़ना, ठीक है, वह भंजन। उन्मंथन का मतलब है शलाका से अपन क्या करेंगे, निकास, यानी कि क्या उन्मंथन का मतलब है शलाका आदि के जो यंत्र की मदद से क्या करेंगे, शल्य को बाहर निकालने का काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आचूषण। आचूषण का मतलब है एस्पिरेशन करना। ऐषण का मतलब है प्रोबिंग, यानी जांच करना, एग्जामिनेशन करना। दारण यानी घाव को फाड़ना। कोई भी घाव है, अगर उसमें पाक वगैरह हो गया है और वो उससे पस बाहर नहीं आ रहा है, तो उसमें घाव को फाड़ के अपन क्या कर सकते हैं, चीज़ को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। और क्या है, ऋतु दैट बी कॉल्ड है रज्जुकरण। रज्जुकरण मतलब जो टेढ़े अंग है उनको क्या करना, एक तरह से सीधा करना, ठीक है। और क्या है, और प्रक्षालन मतलब घाव को धोना। प्रधमन मतलब चूर्ण फूकना। और प्रमार्जन यानी पोंछना। ये सब क्या है, ये हैं अपने एक तरह से यंत्र के कर्म, ठीक है। 24 होते हैं, जितने ध्यान रह सकें उतने याद करने की कोशिश करो, सब याद हो जाए तो वेल एंड, ठीक है। ये एग्जाम में लिखने को आते हैं, आप कई सारे PYQ उठा के देखोगे तो आपसे इसी तरह से क्वेश्चन पूछे रहे होंगे, ठीक है। इतनी बात ध्यान रख लेना, ठीक है। निर्घातन, पूर्ण, वंदन, विहन, वर्तन, चालन, विवर्तन, विवरण, पीड़न, मार्ग विशोधन, विष्कर्षण, आहरण, अंजन, उन्मन, ये सब क्या है, ये जो है यंत्र के कर्म होते हैं, ठीक है। अब इसके आधुनिक यानी रेलेवेंट मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे कॉमन जो है आर्टरी फोर्सिप, ठीक है। आर्टरी फोर्सिप आप बहुत कॉमनली यूज़ करोगे जब सूचरिंग वगैरह करते हैं, तब भी अपन कहीं ना कहीं क्या है, आर्टरी फोर्सिप का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आर्टरी फोर्सिप कुछ इस तरह की दिखाई देती है, ठीक है। इसको पारंपरिक वर्ग स्वास्थ्य यंत्र के अंदर रखा जाता है। रचनात्मक अंग इसमें क्या है, जॉ, इनके अंदर कैसे खुरदरे जो है भाग होता है, इसका जॉ ज्वाइंट होता है इसमें, और इसका क्या है, शाफ्ट है, और ये क्या है, ये अपना रेचेट है, ठीक है। ये इसके पार्ट्स हैं अलग अलग, ठीक है। इतनी बात ध्यान रख लेना। इसका क्या है, चाहे ब्लड वेसल्स हों, उसके अंदर अगर ब्लीडिंग हो रही है तो अपन क्या करेंगे, उससे इसको लॉक कर देंगे और क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग वहीं पे रुक जाएगी, ठीक है। और क्या है, अपना बेबकॉक्स फोर्सिप आता है, एलाइस फोर्सिप आता है, ठीक है। ये क्या है, ये जो है नेक्स्ट वाली है, ठीक है। उसके बाद अलग अलग तरह के, इनको अपन अलग से एक तरह से पढ़ने वाले हैं, जो मैंने आपको इसमें दे दिया है। सबसे पहले हमने आर्टरी फोर्सिप पढ़ ली, उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया बेबकॉक फोर्सिप। दैट इज बेबकॉक फोर्सिप क्या है, एक नॉन ट्रॉमेटिक यंत्र है जिसका अग्रभाग कैसा, चपटा और बीच में खाली यानी फेनेस्ट्रेटेड होता है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, कोमल नालिकाएं जैसे अपेंडिक्स हो गई या फॉलोपियन ट्यूब हो गया, यूरेटर को क्या करता है, बिना चोट लगाए क्या कर सकें, पकड़ सकें। जैसे कि मान लो कोई भी चीज़ है जिसमें ये एक तरह की आकृति है, अब इस आकृति को पकड़ने के लिए अगर हम आर्टरी फोर्सिप का उपयोग करते हैं जिसके अंदर कोई फ्लूइड बह रहा हो, ठीक है, जिसको हमें रोकना भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्या हम इसका उपयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो भी रुक जाएगा, साथ ही में यहाँ पे कोई घाव वगैरह भी हो सकता है। लेकिन जब हम बेबकॉक फोर्सिप या एलिस फोर्सिप का उपयोग करते हैं, जो बीच में कैसी होती है, थोड़ा इसमें छिद्रनुमा आपको दिखाई देती है, तो क्या है, तो ये आसानी से जो है अपने जो है पकड़ लेती है, ठीक है। इतनी बात ध्यान रख लेना। उसके बाद ये हैं जो अपने कुछ रिट्रैक्टर्स आते हैं अलग अलग प्रकार के, इनका अपन अलग अलग उपयोग आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फॉलीज कैथेटर वगैरह है, ये सब क्या है, ये सब है यंत्र, ठीक है। अपने आयुर्वेदिक पोर्शन में मैं आपको बता देता हूँ पहले, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। हमें सिर्फ यंत्र पढ़ना है, यंत्र के भेद वगैरह पढ़ने हैं, उसके दोष पढ़ने हैं, गुण पढ़ना है और उसके भेद, इतना भी याद कर लो तो मोर देन सफिशिएंट है। इतने नाम हैं, सारी चीज़ें याद नहीं हो पाती, ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं अलग से एक मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर एक ऊपर एक कंप्लीट डिटेल लेक्चर बनाने वाला हूँ। उनका आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसके रेचेट क्या होता है, ठीक है, किसका कहाँ पे उपयोग करते हैं, उसका हम बाद में कवर करने वाले हैं। जब हम क्या पढ़ेंगे, जब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे ना, तो आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको एक मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स भी क्या है पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रख लेना। तो यहाँ पे अपना क्या ख़त्म हो गया भाई, यंत्र वाला पोर्शन जो है हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। देखो यार, कई प्रकार के जितने भी रिट्रैक्टर्स हैं, ठीक है, चाहे वो अंदरूनी अंग हो गया, जब अपन क्या करते हैं कोई ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो इनका बहुत ज़्यादा उपयोग आता है, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर फील्ड को विजुलाइज करने के लिए जो उसके आसपास के अंग होते हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। तो दबाने के लिए हम क्या करते हैं, रिट्रैक्टर्स का ही उपयोग करते हैं। अब
उपयोग के अनुसार क्या है उनके नाम दे रखे हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है रिट्रैक्टर्स का अपन उपयोग करते हैं। समझ गए, ध्यान रख लेना है इन बात को, ठीक है। तो यहाँ पे अपना यंत्र जो है आज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम शस्त्र को कवर करेंगे, ठीक है। अब हमारा यही टारगेट है कि हम बड़े लेक्चर्स लिया करेंगे कि एक लेक्चर में हम एक बड़ा टॉपिक कवर कर लें, ठीक है। छोटे छोटे लेक्चर्स में थोड़ा इशू रहता है, कई बार लेक्चर्स खो जाते हैं, इधर उधर मिल नहीं पाते हैं, तो हम डिटेल्ड लेक्चर्स ही अभी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे शास्त्र को, ठीक है। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, किसी चीज़ को अगर आप इम्प्रूवमेंट चाह रहे हो तो उसके लिए आप कमेंट डाउन कीजिए, हम उससे और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।